जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग लेके आ गए हैं अपने FST पेपर नंबर 6 के केमिस्ट्री का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया फर्स्ट 23 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक। और उसके आगे हमारे विजय सर आपको क्वेश्चन नंबर 69 to 90 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, पेपर के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं हमारे SP सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 46 पे सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। विच पेयर ऑफ स्पीसीज हैज़ द सेम परसेंट कंपोजिशन। सेम परसेंट कंपोजिशन किस में है हमारा। तो अब हमारे पास इसमें देखिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि हमको सेम परसेंटेज कंपोजिशन मांग रहा है, यानी कि जितना कार्बन का परसेंटेज यहाँ हो उतना कार्बन का परसेंटेज यहाँ हो। तो परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तभी सेम हो सकते हैं जब उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो। तो अगर हम यहाँ पे C6H12O6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप जाएंगे और हम लोग इसका एम्पिरिकल फार्मूला जज करने के लिए C6H12O6 में 2 से 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग ने इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CH2O मिल जाएगा। और इसका जो पेयर है C12H22O11, अगर मैं C12H22O11 को डिवाइड करना चाहूँ किसी नंबर से, तो पहली बात तो ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा। अगर मैं इसको 6 से भी डिवाइड करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, ये डेसिमल आ जाएगा और ये भी डेसिमल नंबर आएगा, यानी ये तो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं आएगा हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें। सो ये हमारा क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला डिफ़र करेगा इसका, इसलिए ये हमारा ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ऐसा पेयर नहीं हो सकता है जिसमें परसेंटेज बराबर हो। ऐसे ही इसको अगर आप देखिए C6H12O6 को इसमें 6 से डिवाइड किया गया है फिर से, तो C का 1 आ गया है, H का 2 आ गया है और O का हमारे पास 1 आ गया है। अगर हम लोग इसका CH3COH ले लें, CH3COOH, अगर CH3COH को आप कंबाइन फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो कितने कार्बन है 2, कितने H हैं 4, कितने O हैं 2। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, यानी कि ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि लोएस्ट नंबर मिल जाए, तो मुझे क्या मिल जाएगा C का 1, H का 2, O का 1। तो दैट मीन्स वही चीज़ आ गई। C6H12O6 का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O था, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला CH2O था। तो निश्चित ही इनमें कार्बन का परसेंटेज सेम होगा, क्योंकि कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तीनों का, क्योंकि परसेंटेज से ही हम एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड तो मेरा सही हो गया। अब बाकी ऑप्शन को अगर चेक करोगे तो ये CH3COH है, C1H2O1 इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अभी C2H5OH को अगर देखो तो C के 2 हैं, H के 5 और 1 6 हैं और O का 1 है। अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो C का 1 हो जाएगा, H का 3 हो जाएगा, O का 0.5 हो जाएगा, जो मैच नहीं करता। इसी तरीके से आप फोर्थ ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये हमने NCERT से, यहाँ से देखिए परसेंटेज के बेस पर हम लोग ने एम्पिरिकल फार्मूला डिसाइड किया था। अब ये देखिए SO2 और CO2 गिव्स ए डिफरेंट ऑब्जर्वेशन व्हेन पास थ्रू, किस ऑप्शन के साथ अलग रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस होता है, जो एक बेस है या अल्कलाइन सब्सटेंस है, और SO2 एक एसिडिक सब्सटेंस है, CO2 भी एसिडिक सब्सटेंस है या एसिडिक ऑक्साइड है। तो बच्चा जब CaOH होल ट्वाइस को SO2 में पास करोगे या SO2 को CaOH होल ट्वाइस में लाइम वाटर में पास करोगे तो वाइट कलर की टर्बिडिटी आ जाएगी, मिल्की कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा। तो अगर हम लोग ने SO2 की रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस से की तो आपको कैल्शियम सल्फाइड मिल जाएगा CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन करने पर, और वाटर अलग हो जाएगा। अगर आपने CO2 की रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस से की
फिर से आपको यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। दोनों वाइट कलर के होते हैं, दोनों की सेम पैटर्न पे रिएक्शन होती है। तो मुझे तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बेराइटा वाटर, बेराइटा वाटर क्या होता है? बेराइटा वाटर बेटा होता है BaOH होल ट्वाइस। अब ये BaOH होल ट्वाइस और COH होल ट्वाइस दोनों अल्कलाइन सब्सटेंस है, दोनों सेम रिएक्शन करेंगे, तो इसमें कोई डिफरेंट रिएक्शन नहीं होगी। अब आए एसिडिफाइड KMnO4 जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 को जब एसिडिक मीडियम में लेंगे और SO2 से रिएक्शन कराएंगे, तो भाई अब SO2 के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो SO2 से रिएक्शन कराने में आप ये पाएंगे कि ये यहाँ पे SO2 को KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पर SO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO3 में या फिर H2SO4 में, जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गई और यहाँ पे KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन CO2 से कराने जाएंगे, अब सेम रिएक्शन हम CO2 से कराने जा रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा तो मेरा ये ऑप्शन हो सकता है। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो KMnO4 को हमने एसिडिक मीडियम में लिया और साथ में ले आए CO2 को। जब CO2 को लेके आए तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन। अब हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि रिएक्शन हुई क्यों नहीं, और ये कैसे पता चलेगा रिएक्शन नहीं हुई। देखिए बेटा, ये KMnO4 एक पर्पल कलर का सब्सटेंस है। अगर आप इसमें SO2 पास करो तो धीरे धीरे ये रिएक्ट करता जाएगा और ख़त्म होता जाएगा, तो पर्पल कलर इसका डिमिनिश होता जाएगा या पर्पल कलर ख़त्म होता जाएगा SO2 के साथ रिएक्शन करके। तो हम समझ जाएंगे SO2 के साथ रिएक्शन हो रही है। KMnO4 का पर्पल कलर है, इसमें CO2 पास आउट की, पर्पल कलर ख़त्म नहीं हुआ, देर तक पर्पल कलर पड़ा रहा, तो रिएक्शन नहीं हुई। अब रिएक्शन क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न जग जाता है यहाँ पे। तो रिएक्शन इसलिए नहीं हुई भाई क्योंकि यहाँ पे कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कार्बन 4th ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है इस समय। ग्रुप नंबर के बराबर की ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होती है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब ये +5 में कभी ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, बिकॉज कार्बन के किसी भी कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 नहीं होती। जब ये ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहता तो KMnO4 क्या करेगा, बिकॉज KMnO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसलिए एसिडिफाइड KMnO4 से डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि SO2 तो बना देगा SO3 H2SO4, लेकिन CO2 कुछ भी नहीं बनाएगा। डाइल्यूट HCl, अब डाइल्यूट HCl एसिडिक है, SO2 भी एसिडिक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। CO2 भी एसिडिक है, HCl भी एसिडिक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। दोनों में ही रिएक्शन नहीं होगी, तो अभी दोनों की रिएक्शन नहीं हो रही तो भी सेम बिहेवियर है। इस तरीके से मेरा सही ऑप्शन 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। ये हम लोग ने D ब्लॉक से ये रिएक्शन देखिए ली है, जिससे कि हम लोग इसको समझ पाएँ। और वहाँ पर आपने ये देखा है कि ये यहाँ पर हमको सल्फाइड को सल्फेट में बदलने की रिएक्शन दी गई है, इसी से रिलेटेड SO2 है, थोड़ा सा चेंज किया, ये +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये भी D ब्लॉक का एक क्वेश्चन है। इसमें हमारा आयोडाइड को एसिडिक KMnO4 के साथ और अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया गया। जब एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन होती है, जब हम लोग आयोडाइड की रिएक्शन या KI की रिएक्शन MnO4- से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो जो MnO4- है यानी कि जो पर मैग्नेट आयन है वो Mn2+ में रिड्यूस हो जाता है और जो आयोडाइड है उसको I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए I2 हमारा कौन है, I2 हमारा X है। अगर हम लोग आयोडाइड की रिएक्शन MnO4 के साथ स्लाइडली न्यूट्रल मीडियम में या बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में करते हैं, स्लाइडली बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में करते हैं,
तो उस समय MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल मीडियम में या स्लाइटली बेसिक मीडियम में। और ये जो आयोडाइड है ये IO3 माइनस में यानी कि आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये जो हमारा IO3 माइनस है ये हमारा आयोडेट है। तो अब ये I2 हमारा X है और IO3 माइनस हमारा Y है। IO3 माइनस आयोडेट आयन होता है, I2 आयोडीन होता है, आप सब लोग जानते हो। तो मुझसे पहले पूछा है Y और बाद में पूछा है X, तो Y देखो अब यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया ऑप्शन ठीक से, तो यहाँ से हम लोग हिंदी मीडियम से हेल्प ले लेते हैं। तो हिंदी मीडियम में पहले पूछा गया Y, तो Y IO3 माइनस है, तो IO3 माइनस देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और X मेरा I2 है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, थर्ड ऑप्शन हिंदी से हम लोग ने देख लिया है, पेपर में तो प्रिंट हुआ होगा, सही उम्मीद है। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये रिएक्शन देखिए हमारा NCERT से लिया गया है। यहाँ पर देखिए आयोडाइड है और ये न्यूट्रल मीडियम या जब OH बन जाएगा तो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाएगा। IO3 माइनस बना है, NCERT 12 के पेज नंबर 107 पे रिएक्शन आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक कीटोन है और उस कीटोन को एल्केन में बदलना। तो अगर कीटोन को आप एल्केन में बदलना चाहते हैं तो आपके पास 3 फेमस मेथड है। एक वुल्फ किस्टनर रिडक्शन है यानी कि हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, एक हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन है यानी कि जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन, और एक रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन। ये तीनों का काम होता है कि कीटोन ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए रेड फास्फोरस HI दिया है, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन दिया, क्लीमेंसन रिडक्शन दिया है, यानी ऑल ऑफ दीज ऑल ऑप्शन यहाँ पर चलेंगे। आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना भी सकते हैं। ये हमारा ये कीटो ग्रुप है कार्बन का, और इससे हम लोग को इस तरीके से एल्केन बनाना है, यहाँ पे CH2 बनाना CO के साथ। तो इसको आप 3 मेथड हैं। ये 3 मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है, थर्ड मेथड ये है। अगर आप यहाँ पे जिंक अमलगम HCl लेंगे तो इसको क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन रिएक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ पे आप N2H4 लेंगे, N2H4 पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आप सोडियम एथॉक्साइड या KOH लेंगे तो ये हमारा वुल्फ किस्टनर रिडक्शन कहलाएगा, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। और अगर आप रेड फास्फोरस और HI ले लेते हैं तो सिंपली ये रिएक्शन आपकी जनरल है, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। तो 49 का फोर्थ हो गया। ये यहाँ NCERT से देखिए जिंक अमलगम HCl के साथ C डबल बॉन्ड हो, CH2 बदलता क्लीमेंसन रिडक्शन है, NH2 के साथ पहले और फिर KOH के साथ या सोडियम एथॉक्साइड के साथ या एथिलाइलिन ग्लाइकॉल के साथ वुल्फ किस्टनर रिडक्शन है। अब ये एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। 9 ग्राम ऑफ वाटर को वेपराइज कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर 180 atm प्रेशर पर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज x जूल पर ग्राम है। तो हमें एंट्रोपी चेंज चाहिए। तो हमें एंट्रोपी चेंज कितने ग्राम के लिए चाहिए? 9 ग्राम के लिए। अब यहाँ से जो मुझे डेटा गिवन है वो डेटा क्या है? 1 ग्राम के लिए जो हीट है वो है x जूल। तो 9 ग्राम के लिए जो हीट होगी वो होगी 9x जूल, 9x जूल। अब यहाँ पे मैंने एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एंट्रोपी चेंज इक्वल टू डेल्टा H बाय कैपिटल T है। ये कैपिटल T टेम्परेचर इन केल्विन है और डेल्टा H वैसे तो जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल में लेते हैं, बट यहाँ यूनिट में कोई मोल का रेफरेंस नहीं दिया। तो दैट मीन्स ये जितने ग्राम दिया उतने ग्राम का पूछ रहा है। तो डेल्टा H ये ही डेल्टा H है, हमारी डेल्टा H 9x है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे 9x कर दिया है। टेम्परेचर हमको 100 डिग्री जानबूझ के दिया गया जिससे हम लोग कन्फ्यूजन में आ जाएं।
लेकिन हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे यूनिट में केल्विन दिया गया है, तो इसलिए 273 ऐड करेंगे। अगर जल्दीबाजी में आपने केल्विन पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका गलत हो सकता है। तो 273 ऐड करेंगे, अब मुझे मिल जाएगा 9x/373। अब ऑप्शन देखिए, ये 9x/100 है, ये हो नहीं सकता। हाँ, अगर कुछ बच्चे जल्दी में 100 डिग्री सेल्सियस यूज़ करेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये ऑप्शन आ गया, बट वो गलत हो जाएगा। 18x होना नहीं चाहिए, 18x होना नहीं चाहिए। अब 18x/100 तो नहीं होगा, 18x/373 भी नहीं होगा। अब ये 18x/1/2 373 है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये 2 को यहाँ पे कैंसिल कर दो तो 9x आ जाएगा। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में पॉसिबिलिटी हो सकती है। या आप इसी ऑप्शन को, ये जो हमने सॉल्व किया है, अपनी तरफ से यहाँ ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 2 का डिवाइड कर दो, यानी इसको अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो। तो आप इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये 18x हो जाएगा और ये 2 × 373 हो जाएगा। और इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन था। तो अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे कह रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं। अब ये मिसप्रिंट है शायद यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे एस से पेपर के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो एस माइनस होना चाहिए, एन माइनस से एन होना चाहिए, ओ से O2 माइनस होना चाहिए और पी से पी माइनस होना चाहिए। ये यहाँ पे भी नहीं साफ आया है, ये हम आपको पेपर में मिला होगा साफ। तो देखिए, जब S से S माइनस जाएंगे तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला प्रोसेस है। तो सो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, एक्सो। जब N माइनस से N आप जाएंगे तो आप पहले ये इमेजिन करिए कि अगर आप N से N माइनस गए होते, तो जब आप N से N माइनस गए होते तो इसकी डेल्टा H पॉजिटिव होती, क्योंकि नाइट्रोजन की, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, नोबल गैसेस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो नाइट्रोजन से N माइनस पॉजिटिव है, तो N माइनस से अगर आप N की तरफ जाओगे तो डेल्टा H निगेटिव हो जाएगी, यानी एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो ये भी एक्सो हो जाएगा, एक्सो ये भी हो जाएगा। और साथ साथ में यहां पर देखिए, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की भी पॉसिबिलिटी दी हुई है। तो ये N हाफ फिल्ड ही होता है, इसके पास P3 होता, तो HF लिख दे रहा हूं, HF मीन्स हाफ फिल्ड। फिर O से O2 माइनस, जब भी आप किसी न्यूट्रल एटम से या किसी एनायन से डाई एनायन, ट्राई एनायन बनाते हैं, प्रोडक्ट साइड पर अगर 2 माइनस चार्ज आ रहा है या 3 माइनस चार्ज आ रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता। एंडो एक्सो के अलावा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, O के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 आ गए, इसके पास 10 हो गए। 10 किसका होता है, नियॉन का। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी रख रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब P से P माइनस ऑर्डिनरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, तो ये एक्सो हो गया। अब हमने ये सारी इंफॉर्मेशन जुटा ली, तो हम लोग ऐसे गए कि हमारा देखिए A के साथ एक्सो हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो A के साथ हमको Q मिलेगा। N माइनस के पास 2 फायदे हैं, एक तो एक्सो है और हाफ फील्ड भी है, तो Q और S, तो यहाँ पे Q भी मिलेगा और S भी मिलेगा, 2 पॉसिबिलिटी मिल रही है B में। C में आइए, O से O2 माइनस गया, एंडो है यानी कि P है, और साथ में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्ट में, इन प्रोडक्ट, तो ये R है, तो PR हो गया। D क्या है, केवल एक्सो है, तो इसलिए DQ हो जाएगा, क्योंकि P माइनस के पास ना फुल फील्ड होता है ना हाफ फील्ड होता है। तो अब हम लोग इसमें ऑप्शन ढूंढते हैं, A का Q, B का PR गलत हो गया, A का Q, B का QS सही है, C का QR गलत हो गया, A का Q, B का QS, C का PR, D का Q, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया।
तो देखिए मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। ये एक रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ वॉयलेट कलर बन रहा है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट यहाँ पे बनेगा हमारा। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे बनेगा हमारा सोडियम सल्फो साइनाइड बनेगा। तो अब इसको देखिए आप, क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा। जब हम लोग Na2S की रिएक्शन, ये हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। अब इसको हम लोग सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड में बदलेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन हो गई Na2FeCN5NO, और जब इसकी रिएक्शन हमारी ये बदल जाएगा हमारा किसमें, ये सर हमारा बदल जाएगा इस कंपाउंड में Na4FeCN5NOS, इस कंपाउंड बदल जाएगा। इसको हम लोग सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड कह सकते हैं। अब ये सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड में मुझसे कह रहा है कि जो ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड है, सल्फाइड का टेस्ट है ये, तो हम मुझसे कह रहा है कि ये जो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe निकालते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले 4 लिया, सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, फिर हम लोग ने Fe का निकालना है, फिर हमको साइनो का -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लीगेंड की टोटल रखते हैं। NO यहाँ पर जो है ये याद रखना कि Fe के साथ जब NO का कॉम्प्लेक्स होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम NO की ऑक्सीडेशन नंबर +1 मानी जाती है। दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में NO की 0 भी ले सकते हैं, उस समय वो एज ए नाइट्रोसिल काम करेगा। अभी यहाँ नाइट्रोसोनियम आयन की तरह काम कर रहा, तो ये +1 हो गया इसका, +1। और सल्फाइड की तो -2 लेते ही लेते हैं, और ये टोटल 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए, +4 -5 बचा -1, -1 और -2 -3, एक +1 सॉल्व हुआ, -2 बचा, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 में। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ये रिएक्शन देखिए एनसीईआरटी में आपको एस्टिमेशन प्यूरिफिकेशन में दिया गया है। सल्फाइड है, ये FeCN5NO है, ये आपका सल्फो FeCN5NO है। अब इसमें कुछ रिएक्शंस दी गई हैं और उनके नाम देखने हैं हमें। देखिए, ये ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन रहा। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होते हैं। तो जब कभी एक कंपाउंड दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए ऑर्गेनिक में, तो उसे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो ए मिलेगा सेकेंड से, ए का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सेकेंड से बनेगा। तो यहाँ पर हमने ए का सेकेंड ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ए का सेकेंड सब में है, तो मुझे आगे ही जाना पड़ेगा। ब्यूटेन से लोअर हाइड्रोकार्बन बना रहा है, यानी कि ब्यूटेन को इतना हीट करो कि ये टूट जाए हमारा, ये आपका प्रोपीन और हाइड्रोजन में टूट जाए, या फिर ये टूट जाए एथीन में और इथेन में टूट जाए, इस तरीके से लोअर हाइड्रोकार्बन में। और आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, पायरोलिसिस और क्रैकिंग, तो ये वही एग्जाम्पल है, पायरोलिसिस और क्रैकिंग। तो ब्यूटेन हायर वाला लोअर में बदल रहा है, तो ये हमारा बी का फर्स्ट आएगा। बी का फर्स्ट केवल एक जगह है, यहीं से फैसला हो गया कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 53 का फर्स्ट होगा। फिर भी आगे देख लेते हैं, एन हेप्टेन से टॉलिन बनना। तो आपने ये पढ़ा हुआ है, आपको एनसीईआरटी में रिएक्शन दी हुई है। एन हेक्सेन से हम लोग बनाते हैं बेंजीन, क्रोमिक ऑक्साइड Al2O3 की प्रेजेंस में हीट करके। और अगर हेप्टेन है तो 7 कार्बन है, तो इससे बन जाएगा टॉलिन। ये यहाँ पे हमारा एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, ओपन चेन, ये एरोमेटिक था। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को एक ही स्टेप में एरोमेटिक कंपाउंड बदल देना एरोमेटाइजेशन कहलाता है। तो C का 4 हो जाएगा, यहाँ पे C का 4 दिया। मेथिल आयोडाइड
2 मोल मेथिल आयोडाइड के ले लीजिए, इसको सोडियम के साथ हीट कर दीजिए ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको इथेन मिल जाएगा। और ये रिएक्शन सब बच्चे जानते हैं, ये रिएक्शन हमारी वुड्स रिएक्शन कहलाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डी का थर्ड हो जाएगा वुड्स रिएक्शन, और पूरा सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, बेंजीन बनने वाला, क्रोमिक ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी ले सकते थे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, ये एरोमेटाइजेशन बेंजीन बन जाता है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, अगर 7 ले लेंगे तो 7 कार्बन लेने पे यहाँ पर CH3 ग्रुप एक और आ जाएगा, यानी टॉलिन बन जाएगा। इसी तरीके से ये नॉर्मल हेक्सेन से हमने बनाया है 2 मेथिल पेंटेन और 3 मेथिल पेंटेन, यानी आइसोमर बनाया, आइसोमेराइजेशन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ गया है, आर्हेनियस इक्वेशन में बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन हमारी ये होती है, A इक्वल टू के ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में, ये उल्टा लिख गया है, K यहाँ पे होगा और A यहाँ पे होगा। K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। ये हमारा रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करता है हमें। अब अगर हम लोग इसका यहाँ पर लॉग बेस E के लॉग ले लेते हैं तो ये बन जाएगा लॉग बेस EA माइनस EA अपॉन RT और लॉग बेस EE, या इसको ln भी बोल सकते थे, इसको हम लोग ln भी बोल सकते थे। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, हमको लॉग दिया गया है लेकिन लॉग के नीचे बेस नहीं बताया। जब लॉग के नीचे बेस नहीं बताया तो उसे हम लोग मानते हैं कि वो लॉग बेस 10 है। तो लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर 2.303 आ जाएगा, तो ये लॉग बेस 10 K में बदल जाएगा, और यहाँ पर भी 2.303 आ जाएगा, और लॉग A में बदल जाएगा, E हट जाएगा, माइनस EA अपॉन RT, और जो लॉग E होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो लॉग E अपना 1 में ही कन्वर्ट हो गया, लॉग E बेस E का वैल्यू 1 होता है। अब लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो इक्वेशन हम देख रहे हैं इसमें लॉग के पहले तो 2.303 है नहीं, तो हम यहाँ से 2.303 को हटाना चाहते हैं, तो हम लोग ने पूरी रिएक्शन में 2.303 का डिवाइड कर दिया। जब हम लोग ने पूरी रिएक्शन में 2.303 का डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 2.303 हमारा आ गया, और ये 2.303 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो इक्वेशन आई वो ये इक्वेशन आ गई, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अच्छा, अब जो बच्चे को इक्वेशन डायरेक्ट याद है तो वो डायरेक्ट कर ले, कम ये पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। अब ये इक्वेशन हमारी आर्हेनियस की है और ये डेटा गिवन है, तो अब उस डेटा और इसको कंपेयर करेंगे। तो डेटा में क्या लिखा हुआ है, डेटा में लॉग के इक्वल टू लिखा है 10 माइनस 1000 बाई टी। तो जब लॉग के बराबर 10 माइनस 1000 बाई टी लिखा है तो हमने 10 माइनस 1000 बाई टी कर लिया। अब इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो log a की जगह पे 10 आना चाहिए। अगर हमसे a का वैल्यू पूछता तो log a बराबर 10 करके निकाल लेते, और EA अपॉन 2.303 RT जगह ये आना चाहिए 1000 बाई टी। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि EA अपॉन 2.303 RT बराबर होगा 1000 बाई टी। अब T से T बेटा कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो गया, तो मेरा जो एक्टिवेशन एनर्जी आया जो मुझसे पूछा गया है वो आ गया 1000 इंटू 2.303 इंटू R की वैल्यू मुझे रखनी है। अब मैं ये देख लूँ कि क्वेश्चन किस यूनिट में चल रहा है, तो किलो कैलोरी पर मोल में चल रहा है।
तो R की यूनिट किलो कैलोरी में 2 इंटू 10⁻³ होती है, 2 इंटू 10⁻³ तो ये भाई साहब 1000 हमारा इस 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बच क्या मिल का गया 2.303 इंटू 2, तो ये 03 हटा दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 4.6 आ जाएगा किलो कैलोरी, 4.6 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे 4.6 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो इस तरीके से हम लोग ये मानेंगे कि इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 54 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये इक्वेशन देखिए एनसीईआरटी में दी है, आर्हेनियस इक्वेशन। अब इसमें पूछा विच कंपाउंड प्रोड्यूस मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो जो कंपाउंड में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा वो मेटा सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट देगा। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की पहचान क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की मेन पहचान ये है कि बेंजीन रिंग पर ग्रुप का जो पहला एटम जुड़ा है, अगर उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो भी किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, ये इस तरह की व्यवस्था है, तो ये मेटा ग्रुप होते हैं, ये मेटा पे भेजते हैं आने वाले सब्सटेंस को। और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग, और अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग पे, जैसे यहाँ पे ये C जुड़ा है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब बस आप चेक करिए एक एक करके। सबसे पहले आपके पास आ गया है एल्कोहल, एल्कोहल के O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। फिर हमारे पास आ गया Cl, Cl के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्थो एंड पैरा होगा। आपको याद भी होगा, लेकिन मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं पूरी एक एक बात आपको समझा रहा हूं। अब ये कंपाउंड है, इसमें भी O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ बच्चे इसको ये समझ लेते हैं कि सर आपने कहा था पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड कहीं भी होना चाहिए ये मैंने नहीं कहा। बेंजीन रिंग पे जो एटम जुड़ा है उस पे पाई होना चाहिए डिफरेंट एटम के साथ, तो ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। पाई तो दूर है, जो एटम बेंजीन रिंग पे जुड़ा उसके पास लोन पेयर है, उसके पास पाई नहीं है। अब इस कंपाउंड को देखो, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरीके से मेटा डायरेक्टिंग बन जाएगा। ये यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यहां ऐसे जाएगा, फिर ये यहां से मेटा डायरेक्टिंग बन जाएगा। अब तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा तो ये यहां पे प्लस डेंसिटी पैदा हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी ऑर्थो और पैरा में। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव, ये इनसे दूर भागेगा, इस पोजीशन पे आके अटैक करेगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 56। क्वेश्चन नंबर 56 में ये हमारे पास 2 रिएक्शंस दी गई हैं। चलिए रिएक्शन बना लेते हैं। 2 मोड में रिएक्शन दी गई है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें सबसे पहले वाटर से रिएक्शन कराई गई है एसिडिक मीडियम में। तो जब वाटर से रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, तो यहां पे वाटर अटैक करेगा मार्कोनिकॉफ रूल से। तो ये जो वाटर है ये हमारा H+ और OH- में टूट जाएगा। और मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो निगेटिव पार्ट है अटैकिंग रीजेंट का, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करता है जिसमें कि हमारा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसमें कि हमारा कम से कम H हो। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसमें कम से कम H है। ये एक अलग बात है कि यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट भी हो जाएगा। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा,
वो ये बन जाएगा CH3C CH3 OH CH2 CH3, ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, या इसे हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं, तो इसमें भी एक तरह से एडिशन ऑफ वाटर ही होगा, लेकिन रिएक्शन का मोड थोड़ा सा चेंज होगा। और रिएक्शन का मोड क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट तो मार्कोनी का बनेगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे OM-DM लिख दे रहे हैं। OM-DM मीन्स ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ होता है H2O2 की प्रेजेंस में, और सेकेंड स्टेप में हमको NaBH4 की रिएक्शन करनी है, वो डीमर्क्यूरेशन होता। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH CH3 CH OH CH3, तो दोनों में ही मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनना था, बट दिस वन इज द मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट विद रीअरेंजमेंट, दिस वन इज द मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। अब अगर हम इनकी नेमिंग करें तो इनकी नेमिंग करने पे हमको यहाँ पर मिल जाएगा 1 2 3 4। तो ये हमारा यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, और नंबरिंग स्टार्ट करने पे मुझे मिल गया, इसका नाम मिल गया 2 मेथाइल और ब्यूटेन टू ऑल। और जब इसका नाम हम लोग ने लिखा तो यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4, और अब मिल गया 3 मेथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो एक तरफ से 2 मेथाइल मिला, दूसरी तरफ से 3 मेथाइल मिला। क्या ये लोग एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं A और B? नहीं भाई, दोनों में ब्यूट है। जब पेरेंट कार्बन चेन का जो एल्क है या जो कार्बन नंबर है सेम हो तो चेन आइसोमर नहीं होगी। फंक्शनल दोनों एल्कोहल हैं तो फंक्शनल ग्रुप नहीं होगी। मेटा बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तब लगता है पोजीशन। हाँ, पोजीशन हो सकता, यहाँ सेकेंड नंबर पे भी था मिथाइल, यहाँ थर्ड नंबर पे मिथाइल था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आइएगा। ये एक कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन करते हैं। देखिए, ये हमारे पास टॉलीन है, टॉलीन का हमने KMnO4 KOH के साथ रिएक्शन किया पहले स्टेप में, तो यहाँ पे हमको आपका पोटेशियम बेंजोएट मिल जाएगा पहले स्टेप में, क्योंकि जो KMnO4 है वो एल्काइल चेन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे पोटेशियम बेंजोएट मिल जाएगा, और ये एसिडिक मीडियम आने का पोटेशियम हट जाएगा, तो यहाँ पे मुझे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। इस रिएक्शन में यहाँ पे मुझे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बेंजोइक एसिड की अमोनिया से जब रिएक्शन करेंगे, मैं यहाँ पे रिएक्शन बना देता हूँ आपको जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए रिएक्शन है, ये सबसे पहले हम लोग ने CH2 CH3 लिया, फिर हमने इसकी रिएक्शन की KMnO4 से। KMnO4 in presence of alkaline medium, in presence of KOH, that means alkaline medium। तो ये मुझे बच्चों मिल गया है COOK। फिर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, H2O/H+, जो ये यहाँ सेकेंड स्टेप में दिखाया गया नीचे, H+ और हीट। तो ये H+ के साथ हमने रिएक्शन की, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H आ जाएगा यहाँ, OH आ जाएगा यहाँ, और मुझे ये मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। और बच्चों ये जो बेंजोइक एसिड है मेरा,
ये बेंजोइक एसिड P है, ये P के नाम से जाना जाएगा, तो इसको हमने बता दिया ये P है। अब हम लोग ने फर्दर क्या काम किया, फर्दर हमने इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई। तो जब हमने इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई तो अमोनिया से कराने पे यहाँ पे COONH4 यानी कि अमोनियम बेंजोएट मिल जाएगा। अब ये अमोनियम बेंजोएट को हम लोग ने केवल अमोनिया से रिएक्शन नहीं कराया, हीट भी किया। तो चलिए हीट कर लेते हैं। तो हम लोग ने इसको हीट भी किया, हीट किया तो इसमें से वाटर रिलीज हो गया, और जब वाटर रिलीज हो गया तो यहां पे मुझे मिल गया CONH2 यानी कि बेंजामाइड मिल गया। और ये जो बेंजामाइड है मेरा, ये बेंजामाइड मेरा Q था, Q बना लिया। अब ये Q बन जाने के बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, Br2 और NaOH से हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कराई है। तो मैंने इसको Br2 NaOH से हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करा दिया, Br2 NaOH। तो अब बच्चा लो, ये यहाँ पे एक कार्बन कम का एमीन बन जाएगा, यानी एनलीन बन गया। ये इसको हमने सिंबल क्या दिया, आर सिंबल दिया। अब एक एक बात की जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन में यहां पे ये कह रहा है P ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड CO, तो हम लोग P की जगह NaOH और CO से रिएक्शन करा लेते हैं। P कहाँ है, ये है। अब इसकी हम लोग ने NaOH और CO से रिएक्शन कराई, इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम से रिएक्शन कराइए तो बच्चा इस प्रोसेस में CO2 रिलीज हो जाता। तो जब CO2 रिलीज हो गया तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, बेंजीन, यहां बेंजीन मिल जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि P ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड CO गिव्स टॉलिन। गलत बात, मिलना चाहिए था बेंजीन, आप कह रहे हो टॉलिन। अब कह रहा Q ऑन रिएक्शन विद P2O5 गिव्स आइसोसाइनाइड। Q पे आइए, Q कहाँ है हमारा, Q ये है। इसकी हम P2O5 से रिएक्शन करेंगे। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर सक कर लेता है, तो यहां से ये वाटर सक हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो यहां पे मुझे CN मिल जाएगा, तो यहां पे मुझे साइनाइड मिलेगा, आइसोसाइनाइड नहीं मिलेगा। अभी इन्होंने बोल दिया कि आइसोसाइनाइड मिलेगा, ये भी बात गलत हो गई। R on reaction with CH-Cl3 and KOH gives आइसोसाइनाइड। तो R कहाँ है हमारा, ये R है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग ने CH-Cl3 से और KOH से कराई। इस रिएक्शन को हम लोग कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं, CH-Cl3 प्लस KOH। तो यहां हमें बैड स्मेल वाला आइसोसाइनाइड मिलता है, NC। तो यहां पर देखें क्या कह रहा है, आइसोसाइनाइड मिलता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। फोर्थ वाला कह रहा R ऑन रिएक्शन विद CH-Cl3 एंड KOH गिव्स साइनाइड, तो गलत हो गया, ये भी बात गलत हो गई, वही आइसोसाइनाइड मिलता है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन था, ये इसकी संबंधित सब रिएक्शंस थी। ये सब एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे रिएक्शन दी गई। KMnO4 के साथ देखो COK बनना, फिर वाटर के साथ COH बनना, ऐसे ही ये सब हमारे पास अमोनिया के साथ देखिए अमोनियम बेंजोएट बना, फिर ये बेंजामाइड बना जो अभी आपको सब बताया। ये हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से ये RNH2 मिलेगा, विच इज करेक्ट ऑप्शन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन की रिएक्शन जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 के साथ कराई, तो मुझे यहाँ पे मेथिल एल्कोहल मिलना चाहिए। ये मेथिल एल्कोहल को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, SCHO नहीं मिलना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केन शुगर को
केन शुगर को हम लोग बदल रहे हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, और वो भी एंजाइम हमारा कौन सा यूज हो रहा है, इन्वर्टेज, और ये जो शुगर है ये इन्वर्टेड शुगर कहलाती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये रिएक्शन सही है हमारी। तो सेकंड ऑप्शन ही हो जाना चाहिए अगर एक ही ऑप्शन के साथ जाए तो। अब ये यहां पर ग्लूकोज से एथेनॉल बन रहा है और इन्वर्टेज दिखा दिया। यहां पे आप सबको पता है जाइमेज होना चाहिए, जाइमेज। फिर अब ये यहां पर एथिल अल्कोहल H2SO4, उम्मीद है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से डिहाइड्रेशन रिएक्शन समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे 413 केल्विन दिया हुआ है। तो जो 413 केल्विन होता है इसमें हमको यहाँ पर ईथर मिलता है, ईथर मिलता है 413 केल्विन पे। और अगर इसमें 443 होता 443 तो इथीन मिलता। तो इसलिए ये भी गलत है, फोर्थ वाला भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बनाना चाहिए था मेथिल अल्कोहल। थर्ड इसलिए गलत है, इन्वर्टेज लिखा होना चाहिए था जाइमेज। फोर्थ इसलिए गलत है क्योंकि डाई एथिल ईथर बनता है 413 केल्विन पे और इथीन बनता है 443 केल्विन पे। तो ये इसलिए गलत है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्वर्टेज से ग्लूकोज और ये ग्लूकोज से जाइमेज बनता है, जाइमेज लेते तब। अब इसका नाम देखिए, सबसे पहला काम है यहाँ पर 3 अमोनिया है और 3 वाटर है। तो अब यहाँ पे ट्राई एमाइन और ट्राई एक्वा, तो एमाइन का ए और एम पहले आ रहा है, तो पहले ट्राई एमाइन होना चाहिए। ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन, कोई दिक्कत नहीं। फिर ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा और केवल एक्वा, तो ये गलत हो गया क्योंकि एक्वा भी 3 है। उसके बाद यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये 0, ये 0, -3 उधर गया +3, तो ये +3 है। तो यहाँ पे क्रोमियम की थर्ड सब ठीक है। अब ये यहाँ पे क्रोमियम जो है वो हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में है, यहाँ +3 आएगा। तो ये कैटाइनिक पार्ट में है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट में है, तो क्रोमेट नहीं होना चाहिए। तो ये क्रोमेट गलत हो गया, ये पहले गलत हो गया। अब क्रोमियम क्रोमियम दोनों बने। अब इस वाले में ट्राई क्लोराइड लिख दिया, ये नीचे लिखा हुआ नंबर का हम नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर दे दी तो अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए सही ऑप्शन थर्ड होगा, ट्राई टर्म नहीं यूज करना चाहिए था सेकंड में। तो 59 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एन एलिमेंट ए, ठीक है ए ले लिया, ये ग्रुप फर्स्ट का है, ओके। शो सिमिलरिटी टू एलिमेंट बी, बी के साथ ये एलिमेंट सिमिलरिटी शो करता है, ये ग्रुप 2 का है। इफ ए हैज मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है ये फर्स्ट ए ग्रुप में स्मॉलेस्ट होगा, यानी ये लिथियम प्लस होगा या लिथियम होगा। और ये कह रहा है कि इन ग्रुप 1, ठीक है। तो ये बी कौन होगा, ऑब्वियस बात है डायगोनल रिलेशन लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है, इसलिए फर्स्ट होगा। लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। पूछ रहा ग्रुप 2 का वो मेंबर बताओ जो ग्रुप 1 के ए के साथ सिमिलरिटी रखता है। अब ग्रुप 1 का ए हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी रख रहा, यानी अपने ग्रुप में सबसे छोटा होगा, क्योंकि जितना साइज छोटा होता है हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। इस हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, SOF2, SOCl2, SOBr2। देखिए ये SOF2 है, ये SOCl2 है और ये SOBr2 है। इस तरीके से बना लें इसको। पहले हम लोग SOF2 नीचे लिखते हैं,
ये मतलब इस तरीके से लिख लेते हैं, ये दोनों FS से आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर SOCl2 और ये लोन पेयर SOBr2 और ये लोन पेयर, और करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो अब ये कह रहा है कि ये SOF2 का बॉन्ड एंगल बड़ा है, उससे छोटा SOCl2, उससे छोटा SOBr2। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 खर्च हुए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है और सब में यहाँ पे देखिए OO बराबर है। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो क्लोरीन क्लोरीन में ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। तो कायदे से ये बॉन्ड एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिखा दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए ये चीज गलत हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया SF4XCF4। तो SF4 सी सॉ शेप है, SF4 सॉ शेप है, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जो XCF4 है, XCF4 इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो SF4 का डायपोल मोमेंट XCF4 से बड़ा होगा, ये बात सही हो गई। तो सेकंड ऑप्शन मुझे यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है। अब BF3 BCl3 BBr3, तो भाई साहब BF3 में sp2 हाइब्रिडेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है। BCl3 में sp2 हाइब्रिडेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है। BBr3 में sp2 हाइब्रिडेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है। और अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल सेम होता है। तो BF3 BCl3 BBr3 का बॉन्ड एंगल सेम होगा। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया, ये गलत हो गया। फिर मेरे पास आया फॉस्फेट सल्फेट और क्लोरेट, इसमें भी वही स्थिति है। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये है, ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है 3- और ये यहां पर पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 4 सिग्मा है और सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर अगर सल्फेट की आप बात करोगे तो सल्फेट में भी 4 सिग्मा है और पाई बॉन्ड बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका भी बॉन्ड एंगल 109.5 हो जाएगा। क्लोरेट की बात करोगे, इसमें भी 4 सिग्मा है ऑक्सीजन के साथ, बाकी पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट है रेजोनेटिंग फॉर्म में, और यहाँ पे -1। तो भाई साहब इन सबका बॉन्ड एंगल बराबर होगा। यहाँ पे पर क्लोरेट का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा दिखाया गया है। तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, सही सेकंड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो चलिए देखते हैं। O2- and O2+ in O2- and O2+, O2- and O2+, तो O2+ के पास 14 इलेक्ट्रॉन है और O2- के पास 15 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन वाला है ये है डायमैग्नेटिक और जो O2- है वो है पैरामैग्नेटिक। क्योंकि भाई देखिए, अरे इसमें तो 17 हो गए, एक O का 8, 2O का 16 और 17 इलेक्ट्रॉन, तो भी ठीक है पैरामैग्नेटिक होगा। और O2 का 16, 2+ आ गए तो 14, तो ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। वो कह रहा है O2- O2+ द मैग्नेटिक बिहेवियर इज चेंज। जी हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन मुझे चाहिए क्या, इनकरेक्ट। तो ये अभी ऑप्शन नहीं बना सकते। यहां से देखिए O2+ के 14 इलेक्ट्रॉन, O2- के 17 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। N2+ और N2- द मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन अनचेंज। चलो चेक कर लेते हैं। N2+, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2+ के पास 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑड नंबर आती है तो नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये 13 आ रहा है, ऑड नंबर है, पैरामैग्नेटिक है।
N2 माइनस में N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। सो ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो दोनों, ये कह रहा है कि दोनों पैरामैग्नेटिक है, द मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन अनचेंज, ये भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया। अब हम लोग थर्ड आते हैं, PCl5 ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिव्स फ्यूम्स ऑफ HCl। तो अब यहां पर PCl5 का हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, ये PCl5 है और इसके पास वाटर आता है। तो जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो वाटर आएगा और वाटर का O अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन P को देगा हाइड्रोलिसिस के लिए, और उसी समय ये HCl निकल जाएगा और ये भी HCl निकल जाएगा। तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा POCl3 प्लस 2HCl गैस। तो वो कह रहा है PCl5 ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिव्स फ्यूम्स ऑफ HCl, ये भी सही हो गया, लेकिन इनकरेक्ट चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन फिर करेक्ट करना पड़ेगा। सॉलिड NaCl इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल साक्षात गलत हो गया, क्योंकि सॉलिड NaCl में आयन्स टाइटली बाउंड होते हैं। देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री आयन टू कंडक्ट चार्ज, टू कंडक्ट करंट। तो जो है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्री आयन है तो करंट कंडक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर NaCl को मोल्टन स्टेट में, फ्यूज स्टेट में या वाटर में डाल दो तो आयंस फ्री हो जाएंगे, Na प्लस Cl माइनस दूर दूर हो जाएंगे, सो कंडक्शन हो जाएगा। तो अगर एक्वस NaCl या फ्यूज NaCl इज द गुड कंडक्टर तो मान सकते थे, बट सॉलिड NaCl गुड कंडक्टर नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। गिव द करंट रिलेशनशिप बिटवीन गिवन कंपाउंड्स। अच्छा, तो देखिए अब इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड है, और एमिनो ग्रुप है, एमिनो, और यहां पे क्या एमाइड है। तो अब इसमें कोई पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, ना चेन चेंज हो रही है, 4 कार्बन की चेन इसमें भी, 4 कार्बन की चेन इसमें भी, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड और एमीन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, मेटामर्स का सवाल नहीं पैदा होता। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 64 एसर्शन साइज ऑफ बर्कलियम आयन इज लेस देन नेपचूनियम आयन। तो ये एक्टिनाइड है, और एक्टिनाइड में सबसे पहले थोरियम आता है, फिर प्रोटेक्टियम आता है, फिर यूरेनियम आता है, फिर नेपचूनियम आता है। तो नेपचूनियम पहले आ जाता है शुरू में, और उसमें आगे जाके यहाँ पे बर्कलियम आएगा, फिर कैलिफोर्नियम आएगा। एक्टिनाइड्स में ये बर्कलियम आगे आता है, नेपचूनियम पहले आ जाता है और बर्कलियम बाद में आता है। तो भाई साहब नेपचूनियम जो पहले आ रहा है एक्टिनाइड, उसका साइज बड़ा होगा, और जो बर्कलियम बाद में आ रहा है उसका साइज छोटा होगा। तो साइज ऑफ बर्कलियम आयन इज लेस देन साइज ऑफ नेपचूनियम आयन, करेक्ट असर्शन, करेक्ट। द अबव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो रिजल्ट है ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नहीं है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो सो ये चीज गलत हो गई। तो असर्शन सही, रीजन गलत, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन के साथ 64 में हम जाना चाहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 पे आते हैं। ये यहाँ पे आप एनसीईआरटी का चार्ट दे सकते हैं। ये हम लोग ने यहाँ पे चार्ट में लेंथेनॉइड की सीरीज लगा दी, एक्टिनॉइड की सीरीज लगानी चाहिए थी। स्टेटमेंट फर्स्ट, Cr2 प्लस एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो चेक कर लेते हैं। Cr2 प्लस, अब पहले तो देखो भाई Cr का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है।
तो Cr का कॉन्फ़िगरेशन बच्चे 3d5 4s1 होता। तो बेटा अब ये अगर हम इस पे 2 प्लस लाएंगे तो 2 प्लस लाने पे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 3d4 4s0। अगर हम इसको बदलना चाहते हैं Cr3 प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे और निकालना पड़ेगा d4 से, तो यहां 3d3 आ जाएगा। अब भाई साहब ये है अनस्टेबल और ये है स्टेबल, क्योंकि ये D3 है और D3 हमारा स्टेबिलिटी रखता है क्योंकि ये T2G हाफ फील्ड है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो D की 5 ऑर्बिटल है उसमें अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग देखें तो 3 ऑर्बिटल DXY DYZ DXZ T2G कहलाती हैं और DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर EG कहलाती है। तो ये एक तरह से T2G आधी भरी हुई है, तो सिमेट्री है इसके अंदर। सो ये चीज सही है, ये Cr2 प्लस Cr3 प्लस में ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब स्टेटमेंट पहले पढ़ लें सही है कि नहीं। Cr2 प्लस एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत हो गया, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये खुद होना चाहता है ऑक्सीडाइज Cr2 प्लस। अब Cr इन प्लस 2 अचीव कॉन्फ़िगरेशन T2G3EG, तो प्लस 2 में T2G3EG नहीं है, प्लस 3 में है। अब ये इस समय T2G3 और EG0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो सेकंड हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, फिनॉल से ली गई हैं। देखिए जब सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, मैच द रीजन लिस्ट फर्स्ट विद द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल की जब हम लोग Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस समय हमको ये मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्यूनोन मिल जाएगा, ये हमें बेंजो क्यूनोन मिल जाएगा। और जब हम लोग को क्यूनोन इससे मिल गया तो ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड दो जगह है, थर्ड और फोर्थ। तो आगे बढ़ते हैं, Br2 इन CH2, तो Br2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, तो Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो इसको टूटने में दिक्कत होगी, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल कम बनेगा, तो ये आपका मोनो डेरिवेटिव बनेगा, मोनो ऑर्थो या पैरा बनेगा मेनली। तो अब इसमें पैरा ब्रोमो बन रहा है, तो ये Br2 CH2 NCRT सब लिया गया, तो थर्ड होगा। वाटर में आ जाएगा तो ये हाई रिएक्टिविटी हो जाएगी, तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक्वस NaOH और CHCl3, यानी ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ये रिएक्शन हो गई आपकी रीमर टीमैन रिएक्शन, तो डी से फर्स्ट मिल जाएगा। अब आप मिला लीजिए, ए से सेकंड सब में था, मतलब इसमें था थर्ड और फोर्थ में, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें है थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का हमारा फर्स्ट। तो इस तरह से 66 का हमारा सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये रिएक्शन देखिए, जब Br2 को हम लोग ले लेते हैं वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर, तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। जब हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजो क्यूनोन मिलता है, ये बेंजो क्यूनोन आ गया। यहां पे हमें क्या निकालना है, CrO2 माइनस दिया हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम निकालनी है, तो आराम से निकालिए। ये एक O की -2, 2 O की -4, उधर गई +4, -1 के साथ +3 आ गई। ClO3 में एक O की -2, 3 O की -6, उधर गई +6, -1 से हट गया +5 आ गई। MnO4 में सब लोग जानते हैं +7 है, CrO4 2- में सब लोग जानते हैं +6 है, तो इसलिए +3 किसमें है, A के साथ B की जोड़ी बनेगी, +5 वाली D की जोड़ी बनेगी,
+7 वाली ए की जोड़ी बनेगी, +6 वाली सी की जोड़ी बनेगी। तो ए का बी 2 जगह है, बी का डी एक ही जगह है, सी का ए और डी का सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? अ कंपाउंड ए C8H8O। ओके, तो C8H8O हमारा एक कंपाउंड है, और ये क्योंकि C8H8O है तो निश्चित है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की लगभग नंबर बराबर है। तो यहाँ ऑप्शन में देखें तो सब एरोमेटिक रिंग है इसमें। टू रिएक्ट विद NaOI, देखें क्या क्या कह रहा है। C8H8O का रिएक्शन NaOI से कराएंगे, और ये NaOI प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग Y विद NaOH, ये Y और NaOH की रिएक्शन से बनता है। तो भाई साहब ये I आ रहा है यहाँ पे, तो ये YI2 होगा। तो Y बराबर तो I2 हमारे पास आ गया, और ये इसमें हमसे पूछ भी Y रहा है, तो I2 है यहाँ पे, I2 है यहाँ पे, I2 यहाँ CHI3। तो पहले ये ऑप्शन निकाल दो बाहर। अब हमसे कह रहा है कि जब रिएक्ट करेंगे यील्ड्स येलो प्रेसिपिटेट, ये येलो प्रेसिपिटेट हमको देगा। ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, येलो प्रेसिपिटेट विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ये ए है। अब येलो प्रेसिपिटेट के बारे में हमसे कुछ नहीं पूछा, तो हमसे ए के बारे में पूछा। तो ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये वही लोग देते हैं जिनके पास CH3CO ग्रुप हो या CH3CHOH ग्रुप हो, ये लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो यहां पर CH3CO ग्रुप नहीं है, इसलिए ये वाली रिएक्शन तो नहीं होगी। अब बचे ये, इसके पास CH3CO ग्रुप है, इसके पास CH3CHOH ग्रुप है, दोनों ही ये पॉसिबिलिटी आइडोफॉर्म रिएक्शन की दे सकते हैं। बट अब चेक करें कि क्या, अब ऑब्वियस बात है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, मुझे C8H8O चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। इसके पास 1H 2H 3H 4H 5H 6H और ये 3H, 9H है। ये लो बाहर हो गया, एक O है, तो ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। इसके पास 1 2 3 4 5 और इसके बाद यहाँ पर 5 और 3 8, 8H है। तो अब ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, आंसर होगा सेकंड इसका। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने पार्ट के क्वेश्चन नंबर 45 से 68 डिस्कस किए। आगे क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 69 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको एक ग्राफ दिया है, उससे बेटा दूसरे ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। तो देखो बेटा, आपको जो ग्राफ दिया हुआ है, आपको बेटा जो ग्राफ दिया है उससे क्लियरली बेटा क्या दिख रहा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा ए है। हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किस में होता है, जीरो ऑर्डर में, सबको याद होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीरो ऑर्डर, इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर, इनवर्सली सेकेंड ऑर्डर, स्क्वायर के इनवर्सली थर्ड ऑर्डर। यानी बेटा ये आपका ग्राफ जीरो ऑर्डर का है। अब ये जीरो ऑर्डर का बेटा रेट DA/DT का मतलब रेट वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ रहा। तो आप सबको मालूम है एक रिएक्शन बेटा जीरो ऑर्डर की कब होती है, जब रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर के बेटा रेट का ग्राफ ये है। तो देख लो बेटा ये कौन सा मैच कर रहा, थर्ड। तो 69 का बेटा थर्ड। अगला देखिए बेटा, तो देखो ये जीरो ऑर्डर के बारे में दिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70
ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो द सेम केमिकल बिहेवियर। देखो आइसोटोप बेटा क्या होता है, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आइसोटोप है तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी बेटा किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। एसर्शन सही है। केमिकल बिहेवियर ऑफ एटम इज कंट्रोल्ड बाय न्यूट्रॉन, गलत। केमिकल बिहेवियर बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंट्रोल होता है। तो ए आपका बेटा सही है, बी बेटा आपका गलत है। तो 70 का आंसर बेटा फर्स्ट। ठीक है, देखो इसमें साफ साफ लिखा है आइसोटोप का बेटा केमिकल बिहेवियर सेम होता है, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं, सेम। तो केमिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट बाय न्यूट्रॉन। ठीक, फिर देखिए बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेटा नाइट्रिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं, कह रहा रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं। NaOH की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम, चलो NMV कर लो। तो बेटा NaOH का NV कितना हुआ, 0.1, OH कितने 1.1 इंटू 50, ये बेटा 5 हो गया NaOH। HNO3 देखो बेटा मोनोबेसिक है 1, मोलैरिटी बेटा 0.08, और ये बेटा ये भी 50 है, ये कितना आया 4। इसको बेटा आप N1 जो ज्यादा उसको N1V1 नाम दो, जो कम है बेटा उसको N2V2 नाम दो। एसिड का इक्विवेलेंट, सॉरी बेस का मिली इक्विवेलेंट एसिड से ज्यादा है, तो नेचर बेटा कैसा होगा, बेसिक। अब बेटा आप फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालो, N1V1 माइनस N2V2 बराबर NV1 प्लस V2, या V फाइनल। ये देखो बेटा 5, ये 4, फाइनल वॉल्यूम बेटा कितना है 500। तो नॉर्मेलिटी बेटा कितनी आई 1/100, 1 इंटू 10⁻²। बेसिक है तो किसके बराबर किया, OH माइनस POH बेटा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, एक मिनट, यहाँ बेटा नॉर्मेलिटी थोड़ी गलत हो गई, 1/500 आई नॉर्मेलिटी। इसको बेटा 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया बेटा 2 इंटू 10⁻³ किसके बराबर हुआ, OH माइनस। POH बेटा कितना हुआ 3 माइनस log 2, log 2 की वैल्यू सबको याद होगी 0.3, ये बेटा आया 2.7। लेकिन बेटा हमको क्या निकालना है, pH, 14 माइनस POH 2.7 11.3। तो करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। तो देखो भाई जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाए, फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या pH पूछा जाए, सबसे पहले दोनों का बेटा क्या निकाला करो, मिली इक्विवेलेंट। जिसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा वो डिसाइड करता है नेचर, एसिड का ज्यादा है एसिडिक, बेस का ज्यादा है बेसिक, दोनों इक्वल न्यूट्रल, pH 7। तो आपके केस में बेटा बेस का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, नेचर कैसा हुआ, बेसिक। आपने बेसिक की क्या निकाली, नॉर्मेलिटी, फिर बेटा उससे क्या निकाला, POH, 14 से घटा के क्या निकाल लिया, pH। अगला देखिए बेटा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, RS कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान है बेटा, देखो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ बेटा लोवेस्ट एटॉमिक नंबर का कौन है, हाइड्रोजन। फिर बेटा डैश फॉर्म में है, तो ये बेटा लोवेस्ट प्रायोरिटी हो गई, इसको क्या नंबर हुआ 4। अब देखो यहाँ पर बेटा कार्बन एटॉमिक नंबर 6,
यहाँ पर भी कार्बन है 6, यहाँ बेटा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। बेटा आप सबसे पहला नंबर किसको दोगे? 1 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटा पहला पहला कार्बन है, लेकिन दूसरा क्या है? फ्लोरीन। तो इसको बेटा क्या नंबर दोगे? 2। इसको क्या नंबर दोगे? 3। तो अब जरा देखो जरा, डायरेक्शन बेटा क्या है? क्लॉकवाइज। तो आप सबने मालूम है, जब लोवेस्ट एटॉमिक नंबर का एलिमेंट यानी हाइड्रोजन डैश फॉर्म में हो, ठीक है ना, लोवेस्ट एटॉमिक नंबर का एटम डैश फॉर्म में हो, ठीक है ना, तो जो बेटा डायरेक्शन नजर आती है वही बेटा क्या होती है? एक्चुअल। तो देखो यहां पर बेटा 1 2 3 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। और चूंकि लोवेस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम बेटा डैश फॉर्म में है, तो यही बेटा आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये हो गया आर। 1 2 3 बेटा क्या है? आर। तो चूंकि बेटा लोवेस्ट एटॉमिक नंबर डैश के फॉर्म में, तो यही एक्चुअल हो गया। अब इसमें देखो, यहां बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यहां बेटा सल्फर का बेटा, सल्फर आपका हो गया 8, 8 8 16 हो गया। और यहाँ बेटा कार्बन का 6 हो गया। तो अब देखो बेटा यहाँ पर सल्फर 1 नंबर हो गया, नाइट्रोजन 2 नंबर हो गया, कार्बन बेटा 3 नंबर हो गया। वंस अगेन देखो बेटा, ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये बेटा आपका 3 नंबर। तो वंस अगेन बेटा 1 2 3 बेटा आपका क्या है? आर। अब देखो बेटा लोवेस्ट एटॉमिक नंबर एच वेज फॉर्म में है, तो आपको दिख रहा आर, लेकिन बेटा ये उल्टा होके क्या हो जाएगा? एस। तो ये वाला बेटा आर है, ये वाला बेटा एस है। आंसर सेकेंड। तो देखो बेटा इसमें करते क्या है, सराउंडिंग एटम का एटॉमिक नंबर निकालो, फिर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को 1, फिर उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3। अगर 2 का एटॉमिक नंबर सेम है तो बगल वाला एटम देख लिया जाता है। ठीक बेटा, अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज है यानी आर है, लोवेस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम यानी एच डैश के फॉर्म में है, तो बेटा जो दिख रहा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 1 2 3 आर है, लोवेस्ट एटॉमिक वाला बेटा वेज है, तो बेटा आर की बजाय एस हो जाता है, एस की बजाय आर हो जाता है। तो 72 का सेकेंड। आइए बेटा 73। देखो बेटा SN2 SN1 के बारे में है। SN2 आप सबको मालूम है बेटा, SN2 में कंट्रोलिंग फैक्टर बेटा क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे एल्काइल, पहली बात SN2 कौन देना पसंद करता है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और SN2 को कंट्रोल कौन करता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एल्काइल ग्रुप जितना छोटा, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो पहले में देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन दोनों प्राइमरी है, दोनों SN1 देगा। और बेटा ये देखो मिथाइल है, ये इथाइल, तो पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा देखिए, ये देखो बेटा बेंजाइल है और ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद ही नहीं करता, तो इसकी रिएक्टिविटी ना के बराबर। तो बेटा इसमें बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी आपके क्लोरोबेंजीन से बहुत ज्यादा हो। इनफैक्ट क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, तो ये ऑप्शन गलत। फिर आप देखो बेटा, ये भी बेंजाइल है, ये भी बेंजाइल है, ठीक है ना, लेकिन यहां देखो क्या लगा हुआ है बेटा, यहां पर देखो पहले वाले में आपका Cl हटाओ SN1 है, तो इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकेटायन। तो अनडाउटली SN1 में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा ज्यादा रिएक्टिव।
ये वाला कार्बोकेटाइन बेटा ये स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो पक्की बात है ये वाला बेटा इससे ज्यादा होगा, जबकि ये गलत लिखा हुआ है। लास्ट वाला देखो वंस अगेन क्लोरोबेंजीन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा ही नहीं, जबकि ये आपका बेटा क्या है, बेंजाइलिक है, तो ये वाला इससे ज्यादा होगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। क्लोरोबेंजीन या बेटा उसका डेरिवेटिव यानी आर्थो पे कोई ग्रुप लगा हो, हाँ कभी कभी बेटा अगर आर्थो पैरा आर्थो पे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग लगा तब वो रिएक्टिविटी देता है, अदरवाइज नहीं देता। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। देखो ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, SN2 में कंट्रोलिंग फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस, SN1 में कंट्रोलिंग फैक्टर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। Which of the following property increases regularly from carbon to fluorine? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल यहां तक तो बढ़ता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास बेटा क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा होती है क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है हाफ फील्ड के कारण। तो यहाँ रेगुलर बेटा ऑर्डर नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा गलत है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेगुलरली नहीं बढ़ता बेटा, ठीक है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा कार्बन से कम होगी क्योंकि वंस अगेन इसके पास हाफ फील्ड है, तो बेटा ये भी आपका गलत। सील्डिंग कांस्टेंट, सील्डिंग कांस्टेंट इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे बेटा लेफ्ट टू राइट आप जाते हो सील्डिंग कांस्टेंट रेगुलरली बेटा इंक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं। तो 74 का थर्ड। देखो लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी लेस देन एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ सील्डिंग स्क्रीनिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फॉर एग्जाम्पल 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम इज सील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। तो ये आप बेटा याद रखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर सील्डिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज करता है। दो लिक्विड बेटा A और B है, इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं बेटा जब इसका 1 मोल लेते हैं, इसका 3 मोल लेते हैं, तो वेपर प्रेशर 550 है। तो जब बेटा 1 मोल लोगे, 3 मोल लोगे, तो इसका मोल फ्रैक्शन बेटा कितना हुआ 1/4, इसका बेटा 3/4। तो बेटा आप फॉर्मूला लगाओ 550 इक्वल टू क्या होगा 1/4 PA0 3/4 PB0। 4 बेटा एलसीएम ले लो तो ये हो गया 2200 इक्वल टू PA0 प्लस 3 PB0। फिर वंस अगेन देखो बेटा आपने ए बी और सॉल्यूशन, तो जब ए का 1 लिया, बी में बेटा 1 मोल बढ़ा दिया, तो वेपर प्रेशर बेटा 10 और बढ़ गया। तो अब इसका मोल फ्रैक्शन 1/5 4/5 और ये बेटा 560। अब इक्वेशन बेटा 560 इक्वल टू क्या होगा PA0 इंटू 1/5 PB0 इंटू 4/5। एलसीएम लोगे तो 2800 इक्वल टू PA0 प्लस 4 PB0। ठीक बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड से फर्स्ट को घटा दो, 2800 में 2200 घटाओगे बेटा कितना आएगा 600। 4 में बेटा 3 घटाओगे क्या आएगा PB0, और जब PB0 की वैल्यू फर्स्ट में रखोगे तो PA0 बेटा कितना आएगा 400। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ट्रिक किया गया है, बी को पहले पूछा ए को बाद में, तो बी पहले बेटा 600। अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो आप टिक लगा दोगे फर्स्ट पे, आंसर बेटा क्या थर्ड।
तो बेटा यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, पी टोटल P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। फिर देखो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। देखो बेटा सेमी कंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती। देखो बेटा ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू हुई? कंडक्टर की। और ये वाली वैल्यू देखो बहुत बहुत कम है, तो ये बेटा किसकी हो गई? इंसुलेटर की। और ये देखो इन बिटवीन है, तो इसको क्या बोलोगे बेटा? सेमी कंडक्टर। तो ए बी सी, तो ए की वैल्यू देखो बहुत ज्यादा है, तो बेटा वो क्या हुआ? कंडक्टर। बी बेटा क्या है? इंसुलेटर। और सी बेटा क्या है? सेमीकंडक्टर। तो 76 का आंसर सेकंड। अब आइए नेक्स्ट। देख लीजिए यहां वैल्यू दी हुई है। इंसुलेटर बेटा इस रेंज में होता है, ये आपके कंडक्टर इस रेंज में है, और ये बेटा सेमीकंडक्टर इस रेंज में। इन द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन बेटा कौन होता है? H प्लस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। कैनाल रे से क्या डिस्कवर हुआ था? प्रोटॉन। 76 सेकेंड। देखो बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, कैनाल रे यूज किया गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बेटा आपके यूज किए गए। फॉर ए सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेटा एक आयनिक कंपाउंड है, केटायन और एनायन से घिरा होता है बेटा। टर्म फॉर्मूला मास इज यूज इंस्टीड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही। आयनिक सॉलिड में मॉलिक्यूल बेटा नहीं बनता, ठीक है ना। केटायन और एनायन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं, उसी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो बेटा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और बेटा इसी कारण 1 मोल NaCl अगर 1 लीटर में होता है तो उसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं, और अगर कोवलेंट कंपाउंड होता है तो उसको मोलैरिटी बोलते हैं। तो बेटा रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल नहीं होता, एक सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं होता है जैसे मॉलिक्यूल होते हैं। ये बेटा केटायन और एनायन इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स से बंधे होते हैं। क्लियरली देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी। द फार्मूला सच एज NaCl is used to calculate formula mass instead of molecular mass. In the solid state, sodium chloride does not exist as a single entity. फिर देखो बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। ये 4 चेंजेस इक्विलिब्रियम पे किए जा रहे हैं PQRS में। सामने बेटा रिएक्शंस दी है, कह रहा बताओ कहां पर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अब जरा देखो पहला वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं, तो बेटा वॉल्यूम रिड्यूस तो प्रेशर इंक्रीज। याद रखो प्रेशर इंक्रीज करने पर वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है जिसका डेल्टा Ng लेस देन 0 होता है, यानी फॉर्मेशन। तो देखो बेटा किसका डेल्टा Ng लेस देन 0 है? पहले वाले का बेटा +1 है, इसको बोलेंगे हम लोग डिसोसिएशन। दूसरे वाले का कंबस्चन है 3 और 1 4, और ये बेटा +2 है। इसका बेटा 0 है और इसका बेटा -2। तो पक्की बात है P का आंसर बेटा क्या हो गया? D। अब जरा Q देखिए, एडिशन ऑफ हीलियम गैस कांस्टेंट प्रेशर,
याद रखो बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस डालने पर वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है जो डिसोसिएशन होती है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। देखो इसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, इसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, तो बेटा क्यू के दो ऑप्शन हो गए, ए और बी। अब आइए ऑन एडिशन ऑफ Cl2, Cl2 के बेटा दो क्वेश्चन है, ये वाला ये वाला। अगर पहले में Cl2 ऐड करोगे बैकवर्ड फॉरवर्ड ढूंढ रहे हैं, पहला बेकार। अगर बेटा इसमें Cl2 ऐड करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। तो R का बेटा क्या हो गया, C, R का बेटा C। अब आइए लास्ट, ऑन एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ H2, H2 के बेटा कितने ऑप्शन है, दो। बी में बेटा अगर H2 ऐड करोगे तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड, सॉरी, बी में H2 रिमूव करोगे तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड। डी में H2 रिमूव करोगे तो किधर जाएगी, बैकवर्ड। हमको किधर ले जाना है, फॉरवर्ड। एस का बेटा क्या हो गया, बी। तो करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। तो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। फिर देखिए बेटा, सीपी माइनस, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट पूछ रहा। तो एक मोल के लिए सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, मेरा रिलेशन सही है। डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब ये कह रहा है एक मोल है, तो डेल्टा एनजी बेटा कितना हो गया, 1। वन मोल आइडियल गैस है ना बेटा, आइडियल गैस है तो H बराबर क्या होता है, E प्लस पीवी होता है। डेल्टा H, डेल्टा के फॉर्म में क्या हुआ, डेल्टा पीवी हुआ। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस पीवी की जगह बेटा क्या कर दिया, nRT। आइडियल गैस है बेटा, एक्सपेंशन करो या कंप्रेशन, नंबर ऑफ मोल बेटा चेंज नहीं होता, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, डेल्टा टी। ठीक, अब बेटा वन मोल के लिए करोगे तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E, n बराबर 1 कर दिया तो r डेल्टा टी। आपसे क्या पूछा है, डेल्टा H माइनस डेल्टा E, r डेल्टा टी। तो देखो बेटा ये भी आपका सही है। ठीक, फिर देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा QP बराबर होता है NCP डेल्टा टी। तो एक मोल के लिए n बराबर क्या करोगे, 1, तो CP बराबर बेटा क्या हुआ, QP अपॉन डेल्टा टी। इसी तरीके से QV बेटा क्या होता है, NCV डेल्टा टी। n बराबर 1 ले लो बेटा, इसको 1 लोगे तो QV बराबर क्या होगा, CV डेल्टा टी। तो यहां से CV बराबर क्या हुआ, QV अपॉन डेल्टा टी। अब CP माइनस CV इक्वल टू बेटा क्या होता है, R। तो CP की जगह क्या रख दिया, QP अपॉन डेल्टा टी। ये बेटा क्या रख दिया, QV अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू बेटा R। तो ये भी आपका सही है। ये बेटा गलत है, CV अपॉन CP अपॉन CV बेटा गामा होता है, यहाँ बेटा उल्टा लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हुआ, 4। चौथा बेटा इनकरेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। देख लो वही सब रिलेशन बेटा आपके लिखे हैं। फिर देखो बेटा, मैच द फॉलोइंग ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव इफेक्ट बट डज नॉट डोनेट विथड्रॉ बाय रेजोनेंस। बेटा ए कह रहा, ए में लिखा है कि वो ग्रुप बताइए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इंडक्टिव से, लेकिन बेटा रेजोनेंस से ना तो लेता है ना देता है। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, आर।
इथाइल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। हाँ, वो अलग बात है। इथाइल में अगर बेटा आप इथाइल को बेंजीन रिंग से जोड़ दो या बेटा अनसेचुरेटेड से जोड़ दोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, लेकिन बेटा वो रेजोनेंस नहीं है। ठीक है ना? तो ए का बेटा आर। फिर बी देखो क्या कह रहा है, ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई है, बट डज नॉट डोनेट विदड्रॉ बाय रेजोनेंस। देखो यहां पर बेटा ये माइनस आई है, ये माइनस आई से विड्रॉ करेगा लेकिन प्लस एम से देगा, माइनस आई से विड्रॉ करेगा माइनस एम से विड्रॉ करेगा, और ये बेटा माइनस आई से विड्रॉ करेगा लेकिन बेटा यहां पर मेजोमेरिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा। तो ग्रुप NH3 प्लस, अगर बेटा आपका NH3 प्लस को रिंग से जोड़ोगे तो ये बेटा NH3 प्लस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई के कारण, लेकिन बेटा ये रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। क्यों? अगर इसने खींचा तो बेटा नाइट्रोजन पर 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 5 नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं। तो बेटा आपका बी का क्या हो गया, एस, ए का आर, बी का एस। अब देखो ये क्या कह रहा है, ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव एंड डोनेट। तो देखो OH बेटा माइनस आई प्लस एम होता है, माइनस आई के कारण विड्रॉ करता है और बेटा प्लस एम के कारण डोनेट करता है। तो सी का बेटा क्या हो गया, पी, सी का बेटा पी, ए का आर, बी का एस, सी का पी। अब आइए डी में, ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई, और बेटा रेजोनेंस से भी कर रहा माइनस एम, ये आपका क्यू हो गया। डी का बेटा क्या हो गया, क्यू। 81 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। अब आइए बेटा अगला, देखो ये आपका प्लस आई माइनस एम प्लस एम दिया है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 82, यहां पर देखो 3 है सल्फेट आयन। ठीक है भाई, इसमें बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, 0, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल बेटा 109 डिग्री 28 मिनट। फिर देखो बेटा आपका SO3 है, SO3 में बॉन्ड पेयर बेटा 3, लोन पेयर बेटा 0, इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 3, यहां पर ये क्या हो गया, प्लेनर। इसमें बॉन्ड एंगल बेटा कितना हुआ, 120। अब आइए बेटा SO2, लोन पेयर बेटा 1, बॉन्ड पेयर बेटा 2, इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है ना? इसका शेप बेटा कैसा होता है, बेंट या वी शेप। लेकिन बेटा ये बॉन्ड एंगल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 105, लेकिन ये 105 नहीं होता, लगभग 118 के आसपास होता है। ठीक, तो करेक्ट ऑर्डर बेटा क्या होगा, सबसे ज्यादा 120, फिर उसके बाद बेटा SO2 118 के आसपास, और फिर बेटा सल्फेट आयन 109 डिग्री 28 में। तो करेक्ट आंसर बेटा SO3, SO2 और ये 82 का बेटा करेक्ट आंसर थर्ड। 82 का बेटा करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, KI3 है बेटा, इसका एनायन बेटा क्या होगा, I3 माइनस। I3 माइनस को आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से। तो देखो इस पे बेटा बॉन्ड पेयर कितने, 2, लोन पेयर बेटा कितना, 3, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, सॉरी 3 लोन पेयर। इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d, ट्रायगोनल प्लेनर बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट, लेकिन बेटा इसका शेप कैसा होगा, लीनियर।
ठीक है, तो 83 का आंसर 1। याद रखिए, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा, ठीक है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बेटा एक्सियल पे। तो नेक्स्ट आइए बेटा, राइबोफ्लोविन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। 84 का सेकेंड। 85 देखो जरा, ये वही एनसीईआरटी का चार्ट दिया हुआ है। 85 देखो बेटा, जब भी फ्रीजिंग पॉइंट या कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करना हो तो क्या निकाला करो, I इंटू सी। एक बेटा आपका क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का I इंटू सी 1 इंटू 0.2, वांट ऑफ फैक्टर 1। दूसरा बेटा क्या है, MgCl2 2 इंटू 0.2 0.4। और एक बेटा आपका क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस 0.2 इंटू बेटा 6 1.2, सॉरी इसका वांट ऑफ फैक्टर 5। MgCl2 का वांट ऑफ फैक्टर 3 होगा बेटा, वांट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयन के बराबर। अब देखो बेटा, याद रखो, जिसका I इंटू सी ज्यादा होता है उसकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन बेटा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता है। आपको देखो ऑर्डर बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, एल्युमिनियम सल्फेट। सबसे ज्यादा किसका होगा, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का बेटा सबसे ज्यादा, फिर MgCl2 का, फिर बेटा एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखो अगर ये पूछा होता डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगा एल्युमिनियम सल्फेट में, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर ग्लूकोज। लेकिन उसने डिप्रेशन नहीं पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जहां डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा वहां फ्रीजिंग पॉइंट बेटा सबसे कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा देख लो कौन सा है, सबसे ज्यादा ग्लूकोज का नंबर 1 है, सबसे ज्यादा बेटा फर्स्ट किसमें है, सबसे ज्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड। 85 का आंसर फोर्थ। अब आइए जरा 86। चार कंडीशन दी है, ठीक। पहला देखो, डेल्टा H निगेटिव एक्सो, एंट्रोपी घट रही लेकिन ओवरऑल रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो याद रखो, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो जरा एक का देख रहे हैं बेटा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है बेटा लो टेम्परेचर पे, इक्विलिब्रियम से नीचे। तो देखो कहां लिखा है, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, है कोई थर्ड। ए का बेटा आर हो गया, ए का क्या हो गया, आर। अब आइए बी में, डेल्टा H निगेटिव एक्सो, डेल्टा H निगेटिव इंट्रोपी घट रही लेकिन ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो इसी का उल्टा है बेटा, ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एक एक्सो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है हाई टेम्परेचर पे। नॉन स्पॉन्टेनियस के देखो पी और क्यू दो ऑप्शन है, तो हाई टेम्परेचर वाला कौन है बेटा, पी। तो बी का बेटा पी हो गया, ए का आर, बी का पी। अब आइए सी, डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, रिएक्शन बेटा क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो बेटा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है हाई टेम्परेचर पे, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है लो टेम्परेचर पे। तो सी का बेटा क्यू हो गया। फिर देखिए डी, ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एंडो है, एंडो बेटा स्पॉन्टेनियस कहां होती है, हाई टेम्परेचर पे। तो बेटा डी का क्या हो गया, एस।
मिला लो, ए का आर, बी का पी, सी का क्यू, डी का एस। आंसर सेकंड, 86 का सेकंड। एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, टेबल है, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन है। फिर देखो बेटा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे आपको बोला एलाइलिक, ये आपका देखो बेटा एलाइल क्लोराइड। एलाइल बेटा कब होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो वो बेटा क्या हो, sp3, और उसके बगल वाला बेटा क्या हो, sp2। तो ये बेटा आपका एलाइलिक सही है। एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों की कंडीशन सेम है। जब बेंजीन रिंग होती है तो उसे बेंजाइलिक बोलते हैं। ठीक, तो देखो बेटा यही चीज इसमें ही फॉलो कर रहा। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है, sp3, यहाँ बेटा क्या है, sp2। तो ये भी सही है। और जब एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड भी हो, उसी पर हेलोजन हो, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक। ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर बेटा 4। ठीक, देख लो एनसीईआरटी बेटा एल्काइलाइड वाले में विनाइलिक बेंजाइलिक ये क्लियरली बताया, यहां से क्वेश्चन बनाया गया। फिर देखिए बेटा, आपका ये इथाइल बेंजीन है, एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा। कौन सी रिएक्शन है बेटा, फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां बोलो अटैकिंग रिएजेंट आपका ये है। कहां अटैक करेगा, आइदर आर्थो आइदर पैरा। ठीक, तो ये वाला कार्बन आर्थो से या पैरा से जुड़ेगा, तो आपका देखो बेटा ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। आंसर बेटा क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जब भी बेटा बेंजीन या उसके डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या कह लो फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन देंगे, दो प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो एस वेल एस पैरा। हम लोग मेजर किसको लेते हैं, पैरा को। तो करेक्ट आंसर बेटा 4 बनेगा बेटा, पहला भी, लेकिन वो माइनर फॉर्म में। तो यहां पर आंसर 4। तो यहां देखो बेटा, 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड है, वहां 3 का। फिर स्टेटमेंट दिया है, हीलियम इज द फर्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा सही है। इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। क्लोरीन हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, गलत। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा। मरकरी एंड ब्रोमीन लिक्विड है बेटा, सही है रूम टेम्परेचर पे। इन पीरियड सेकेंड आयनाइजेशन देखो बेटा, एल्कली मेटल की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट। एल्कलाइन अर्थ मेटल की थर्ड बेटा क्या होती है, हाईएस्ट। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका बी गलत है, बाकी सही है। 89 का थर्ड। देखो ये टेबल में देख लो, क्लोरीन की बेटा क्या होती है, हाईएस्ट। 90 देखो, peak of the distribution curve showing energy among gaseous molecule correspond to most probable kinetic energy। सही है बेटा। ये जो आपका ग्राफ होता है ना, इस तरीके का होता है, तो इसकी जो पीक होती है वो क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। अब देखो जरा, ये कह रहे हैं T99 2 टाइम्स T90 कर लेते हैं। T99 बेटा 2.303 अपॉन T99 लॉग 100 अपॉन 1। इधर बेटा क्या हुआ, 2.303 T90 लॉग 100 अपॉन 10 हो गया। ये बेटा कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू बेटा 2। तो ये क्या आया,
ये आया बेटा 2/T99 इक्वल टू 1/T90। तो ये आपका स्टेट क्या आ गया, T99 इक्वल टू 2 इंटू T90। ठीक, तो ये बेटा आज का जो FST हुआ उसका डिस्कशन है। पहले के क्वेश्चंस बेटा संजीव सर ने करा दिए, बाकी 69 ऑनवर्ड हमने करा दिए। पेपर मॉडरेट था। जो भी आपकी छोटी मोटी बेटा क्योरी होगी वो हम दोनों लोग के डिस्कशन से आपकी बेटा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आज के FST का डिस्कशन था। ओके बेटा, थैंक यू।